आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार। अक्टूबर की 6 तारीख है आज, शुक्रवार की शाम, और मैं हाजिर हूं लेकर दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। दिल्ली शराब घोटाले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा है। 2 नए नाम घोटाले के साथ जुड़े हैं जो आप सांसद संजय सिंह के करीबी हैं। कौन हैं ये 2 लोग और इनका इस केस के साथ क्या कनेक्शन है, इसी से करेंगे दिन भर की शुरुआत। राजस्थान में 3 नए जिले बने हैं और क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्यों सीएम अशोक गहलोत को चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा करनी पड़ी, ये जानेंगे। फिर आपको सुनाएंगे एक जूस बेचने वाले की कहानी जिसने 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है, लेकिन कैसे? इसके बाद जायजा लेंगे एशियन गेम्स में भारत के आज के प्रदर्शन का, और आखिर में भौचक खबर में सुनेंगे कि कैसे कुछ चोर जमीन के नीचे तेल की पाइपलाइन में छेद करके तेल चुरा ले गए। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। एनसीपी के नाम और निशान की लड़ाई, चुनाव आयोग में शरद पवार ने रखा अपना पक्ष, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी अगली सुनवाई। प्रियंका गांधी का ऐलान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार फिर से बनने पर बिहार की तरह होगी जातीय जनगणना। दिल्ली नगर निगम ने विंटर एक्शन प्लान किया तैयार, खुले में कूड़ा जलाने पर होगी कार्रवाई, 383 टीमें तैयार। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 5 रैलियां, हर संभाग में एक रैली का प्लान। राजस्थान में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी नाम से बनेंगे 3 नए जिले, सीएम अशोक गहलोत ने किया ऐलान। भारत 22 नवंबर को करेगा वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, 1 दिसंबर से ब्राजील संभालेगा कार्यभार। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, महिलाओं के हक में उठाई थी आवाज। पंजाब के डेरा गाजी खान जिले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी परमाणु फैसिलिटी के पास विस्फोट, 2012 से तहरीके तालिबान पाकिस्तान दे रहा था हमले की धमकी। एशियन गेम्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीतकर कटाया पेरिस ओलंपिक का टिकट, फाइनल में जापान को 5-1 से हराया। और पहलवान बजरंग पूनिया ने एशियन गेम्स में किया निराश, भारत को अब तक मिले 22 स्वर्ण समेत कुल 95 मेडल। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। सत्य की विजय होगी, यह आश्वासन देते आप नेता सर्वेश मिश्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उंगलियां विक्ट्री साइन बना रही थी और कदम ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उनसे दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ होनी थी। आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो 2 नाम सामने आए। उनमें से ही एक नाम सर्वेश मिश्रा का था और दूसरा है विवेक त्यागी का। अब पूरी कहानी समझते हैं। कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर ईडी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। ईडी ने अपने पास मौजूद सारे सबूतों का हवाला देते हुए कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगी। 5 दिन की रिमांड मिल भी गई और इसी बीच विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा का नाम इस केस में आ गया। मगर आया कैसे? कौन है ये दोनों? यह हमने पूछा आज तक नेशनल ब्यूरो के एडिटर मुनीश पांडे से, जो इस मामले को शुरू से ही कवर कर रहे हैं। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी जो हैं वो संजय सिंह के लिए काम करते हैं। आप मान सकते हैं कि वो एक असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। ईडी का यह आरोप है कि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी न सिर्फ करीबी हैं संजय सिंह के, बल्कि पैसों की लेन देन की जब सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी संभालते हैं। अब दोनों शख्स का नाम क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में अगर मैं जानकारी आपको दूं तो जब कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई थी उस वक्त ईडी ने दावा किया है कि उनके पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर यह पता चलता है कि संजय सिंह ने इस पूरे शराब घोटाले में पैसे लिए थे। तो दिनेश अरोड़ा का बयान इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो कि शराब व्यापार से जुड़ा हुआ था, बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा था। जब एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी तो वो आरोपी था, बाद में सरकारी गवाह बन गया। इस मामले में ईडी का यह दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए पहुंचाए, और ये 2 करोड़ रुपए जब पहुंचाए गए थे तो उसमें एक बार 1 करोड़ रुपए पहुंचाए गए, और वो 1 करोड़ रुपए लेने वाला जो शख्स था वो था सर्वेश मिश्रा। ईडी ने जब कोर्ट को सामने अपने सबूत पेश किए तो कोर्ट ने भी इस बात को माना कि नहीं, इस मामले में संजय सिंह को रिमांड पर भेजने की जरूरत है, ईडी को पूछताछ करने की जरूरत है। और आज जब वो पहुंचे ईडी के दफ्तर में तो ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर, यानी कि संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा को आमने सामने बिठाकर
संजय सिंह और विवेक त्यागी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप है कि संजय सिंह के नाम पर उन्होंने पैसे लिए थे। इसके अलावा ईडी का यह भी दावा है कि उनके पास जब उन्होंने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के घर पर छापेमारी की थी मई के महीने में, तो वहां से भी कुछ सबूत मिले थे और उसके आधार पर उन दोनों से भी अलग से पूछताछ करना जरूरी है। मुनीश, पूछताछ आज दोपहर से शुरू हो गई थी। 12 बजे के आसपास सर्वेश मिश्रा भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तो पूछताछ को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, ईडी इस मामले में जांच के दौरान कोई ज्यादा खुलासा नहीं करना चाह रही है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि इन दोनों शख्स के अलावा आने वाले दिनों में कई ऐसे लोग होंगे जिनको की पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एक शख्स और है जिसे समन गया है, वो दिनेश अरोड़ा के लिए काम करता था, लेकिन ईडी का ये कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में ईडी के अधिकारियों को ये बताया था कि उस शख्स ने संजय सिंह से कई बार कुछ बातचीत की थी, पैसों को लेकर उसने बातचीत की थी, इसके लिए उस शख्स को भी समन दिया गया है। इन तीनों के अलावा अगर बात करें तो ईडी का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता हैं जिनको हो सकता है आगे आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जाए। संजय सिंह से आमना सामना भी उनका कराया गया। आपको याद होगा जब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी तो उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुमकिन है कि इस बार भी जब संजय सिंह कस्टडी में है तो उनसे अरविंद केजरीवाल को भी समन किया जाए, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। मनीष सिसोदिया का नाम यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईडी का यह भी आरोप है कि जो पूरी शराब नीति बनाई गई थी, उस शराब नीति को बनाने में संजय सिंह का एक बड़ा हाथ था और मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलाने वाले शख्स भी संजय सिंह का, ऐसा ईडी का आरोप है। तो मनीष सिसोदिया को भी हो सकता है कि जेल से लाया जाए ईडी के दफ्तर में, या फिर संजय सिंह को जेल में ले जाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाए। तो कुल मिलाकर आगे आने वाले जो दिन है उसमें पूछताछ का एक लंबा दौर चलने वाला है। कई आरोपी, कई संदिग्ध, कई इसमें चश्मदीद होंगे जो ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे। संजय सिंह के साथ में उनकी भी पूछताछ की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि जब 5 दिन की कस्टडी खत्म होगी तो ईडी एक बार फिर से कोर्ट में पहुंचेगी और फिर से संजय सिंह की कस्टडी को बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश आपका। और क्योंकि हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं तो आपको हो सकता है उनकी ऑडियो सुनने में कुछ परेशानी आई हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब दिल्ली में ईडी का दंगल तो चल ही रहा है, लेकिन एक और दंगल है जो इसके पड़ोसी राज्य राजस्थान में जारी है। साल के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया है। पार्टी में फूट पड़ गई, लेकिन गहलोत मोदी को कोसते हुए केंद्र की योजनाओं को धता बताते हैं और स्टेट लेवल पर उसे रिलॉन्च करते हैं। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि इससे गहलोत सरकार को फायदा हो सकता है, मगर इस फायदे के मयार को गहलोत ने थोड़ा और बड़ा कर दिया है। आज उन्होंने एक घोषणा कर दी, जिसके बाद राजस्थान को अब 3 और नए जिले मिल गए हैं, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन, वो भी चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले। अशोक गहलोत ने कहा कि फैसला उन्होंने जनता के कहने पर लिया है, जिसमें उच्च स्तरीय समिति की राय भी शामिल थी। इससे पहले अगस्त में सीएम गहलोत ने राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के बाद 19 नए जिलों की घोषणा की थी और अब आप यदि गौर करें तो राजस्थान के नक्शे में 53 जिले शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि ये जो 3 नए जिले बनाए गए, ये राजस्थान में कहाँ हैं और वो इलेक्टोरली गहलोत को कितना फायदा दे सकेंगे, और ये हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर रोहित परिहार से। देखिए, ये कुचामन कुछ नगौर वाली साइड हो जाता है, सुजानगढ़ ये दुर्ग शेखावटी वाली साइड से, और कुछ नगौर से भी इसकी एक्सेस हो जाती है, और मालपुरा है ये जयपुर से पास ही वाला टोंक आ जाता है। तो एरिया तो आप कह सकते हैं कि 2 रीजन हो गए या 3 भी हम कह सकते हैं, उसको कुछ कुछ टच करते हुए इन्होंने बना दिया है। पॉलिटिकली सबसे ज्यादा फायदा यही हो रहा है इनको कि जो डिमांड जैसे कर रहे हैं वो पूरी की जा रही है। जैसे हाल ही में इन्होंने 19 जब नए जिले बनाए थे तो उसके बाद 50 नंबर हो गया था, तब भी कई लोगों को नाराजगी थी कि साहब हमारा जिला नहीं बनाया, हमारा नहीं बनाया। तो इन्होंने कहा कि साहब कुछ और हम बना देंगे और जो कुछ रह जाएंगे उनको भी बाद में रिव्यू किया जाता है अगर कोई लोकल प्रॉब्लम्स आ रही। नए डिस्ट्रिक्ट बनने का जनरली एक बहुत अच्छा होता है। कुछ सेगमेंट को जरूर लगता है कि वो हमारे इलाके से दूर हो गया कैपिटल या क्या, लेकिन कोशिश यही की जाती है उसको ज्योग्राफिकली मार्क करने में नए डिस्ट्रिक्ट्स को कि किसी का एरिया बढ़े ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वो कम ही होना चाहिए। जो मेन पर्पस होता है नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का।
का। और नए डिस्ट्रिक्ट करने, जैसे नई स्टेट करने से प्रोग्रेस आती है, वैसे नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने से भी कुछ एडिशनल प्रोग्रेस आती है। जैसे अब इतनी ज्यादा कहाँ 33 थे, 53 हो गए, तो आप 30 न्यू आपने एसपी क्रिएट कर लिए हैं। कई आईजीज नए क्रिएट हो गए, क्योंकि डिवीजन नए क्रिएट हो गए हैं, और एसपी हो गए, कलेक्टर्स हो गए, तहसीलदार, मतलब देयर लॉट ऑफ न्यू ऑफिसर जो इस तरह से क्रिएट हो जाती है, नई पोस्ट आ जाती है बहुत सी। और ड्यू कोर्स में नई कोर्ट्स भी सेटअप होंगे, उसमें भी काफी टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो जुडिशरी वाइज भी नए डिस्ट्रिक्ट सेटअप होंगे और उनमें नई कोर्ट्स आएंगी, लॉयर्स होंगे, उनको काफी एडवांटेज हो जाता है इस चीज में। दुकानदारों को भी बेनिफिट होता है, ट्रेडर कम्युनिटी को भी। हेडक्वार्टर होता है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये सब देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मतलब लोगों को ये बेनिफिट रहता है, और लोगों से बाय एंड लार्ज इससे भी हम कह सकते हैं कि जिन एरियाज में ये हुआ होगा उसमें 80-90% लोग खुश हुए होंगे इस चीज से। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत तो वोट्स में भी ये ट्रांसलेट होगा। और सबसे बड़ी बात है जो अशोक गहलोत का एटीट्यूड इस बार रहा है कि ठीक है, डिमांड है, नॉर्मली गवर्नमेंट्स होती है, कमेटीज बनाती है, कुछ 4 लोग नाराज हो रहे होते हैं कि नहीं अब डिस्ट्रिक्ट टूटेगा, तो उन कईयों को नुकसान भी होता है इस चीज का, हमारा डिस्ट्रिक्ट छोटा हो गया है ना। तो उस चीज से कई लोग डरते भी हैं। फिर फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन बहुत होती है, जिसपे अशोक गहलोत ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे इस बार। वो सब उनका एक ही एम है कि किसी तरह से जितना कुछ दे सकते हैं दे, और सरकार वापस आ जानी चाहिए। रोहित, कास्ट और आबादी के हिसाब से अगर इन जिलों का समीकरण देखें तो आप बताइए कि किस तरह का गुणा भाग दिखाई देता है। बहुत ज्यादा कास्ट तो नहीं है। मालपुरा एरिया तो देखिए मुस्लिम्स डोमिनेटिंग है, क्योंकि इनकी अभी ज्योग्राफिकल उन्होंने बाउंड्रीज नहीं अनाउंस की हैं कि उसमें कितनी और आसपास के तहसील या ब्लॉक्स आएंगे सिटी में। मालपुरा एक मुस्लिम डोमिनेटिंग है। इसी तरह कुचामन वगैरह साइड पे भी एक मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। सुजानगढ़ जैन सेंटर है, वो काफी इम्पोर्टेंट है जैनियों का, तो उसके थ्रू जैन भी खुश हो सकते हैं कि वो एक छोटे टाउन की जगह एक हेडक्वार्टर आ गए। तो माइनॉरिटीज फोकस तो हम कह सकते हैं, आपका सही क्वेश्चन है ये, कि एक मिनोरिटी फोकस ये एक्सरसाइज लगता है। बिसाइड्स इसके कि डिमांड, इस तरह की डिमांड्स थी, इससे ये लगता है कि वो हो सकता है मिनोरिटी सेगमेंट के थ्रू ज्यादा आ रही हो, और एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज अभी वही हैं, वो अलग ढंग से डिलिमिटेशन होगा जब उनका, तब कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हो सकते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटिंग हो गई या वो हो गया। यहाँ तो यही है कि ये लोग जो मिनोरिटीज वाले हैं, अगर वो इस सेक्शन से खुश हो जाते हैं तो कांग्रेस को वो वोट कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी वो कोई खास कास्ट की ज्यादा बढ़ जाएगी क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मालपुरा साइड में कुछ गुर्जर पॉपुलेशन भी आ जाती है टोंक में, है ना, और भी कुछ कास्ट आ जाती है। ये राइट प्रोन सा एरिया भी रहा हुआ है काफी पुराने टाइम से। तो कह सकते हैं कि ओके मुस्लिम को हो सकता है, लेकिन मुस्लिम डोमिनेशन कितना बढ़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट में और उसका क्या कोई फायदा होगा इन इलेक्शंस में, ये थोड़ा सा डाइसी इशू है अभी। जी। अच्छा रोहित, आपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की बात की थी। क्या गहलोत के फैसले उन्हें कुछ वक्त के बाद आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? हाँ, इसमें बेसिकली तो देखिए ये फैसला राजनीतिक एक वही चीज दिखा रही है जो अशोक गहलोत कह रहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं दूंगा, कि आप अनाउंसमेंट करते जाइए और ठीक है धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा। आखिर किस चीज में तो उनको बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है स्टेट को, और जिसपे आरबीआई बार बार ऑब्जेक्शन उठा रहा है। कल को हाईकमान भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है उस चीज को। कांग्रेस का हाईकमान मतलब आरबीआई के अलावा एक नेशनली भी सेंटर भी उस पर इशू बना सकता है कि आप क्यों इतना ज्यादा लोन लेते जा रहे हैं, या हम आपकी ये चीज रोक देंगे अगर आप नहीं हटेंगे। तो एक अंधाधुंध तो कर्जा तो उठाया जा रहा है जो इतना अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं तो पैसा असर ही होगा। जैसे इसके साथ ये तो डिस्ट्रिक्ट वाला है, एक और इशू हो गया इन्होंने, जैसे जितने गिग वर्कर्स हैं जो आपके कोरियर डिलीवरी वाले हो गए, वो टैक्सी, उनको 5,000 रुपए इन्होंने अनाउंस किया है। पहले तो इन्होंने एक्ट बनाया, अब बाकी सरकार सबको 5,000 रुपया दे देगी। पहले ही उन सबके परिवार ज्यादातर ऐसे होंगे जिनको एक एक मोबाइल फोन मिल चुका होगा 7-8 हजार रुपए का बेनिफिट उसमें। अब 5,000 रुपए सबको मिला जाएगा। वो आके जाएगा तो किन से जाएगा, तो उन्हीं से जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है, तो उनके लिए रहना, या जो प्रोग्रेस करते हैं या जिनको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता, वो मेहनत करके कमा रहे हैं अपना पैसा और टैक्स लिमिट में आ गए, तो उन लोगों पे तो मार डेफिनेटली पड़ती ही है। आप इसको चाहे क्रॉस सब्सिडी कह दें या पे हमें तो गरीबों का फायदा करना ही। तो कब तक एक वो वाली पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स स्लैब शुरू हो जाती है वो तो एक लोअर मिडिल क्लास भी टैक्स से अफेक्टेड हो जाता है। उन सबका टैक्स है, जीएसटी देना पड़ता है, आप जितना खर्च रहे हो उस पर 18 से 28% तक, तो मार तो उन पे पड़ेगी ही। तो एक जो एक अच्छी पॉपुलेशन है, क्या वो अगर ये आने वाले टाइम में, मुझे लगता है अगर गहलोत जीत भी जाते हैं तो उनको बहुत हैवी टैक्स लगाने पड़ेंगे अपने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क किनारे जूस बेचने वाले लड़के की कहानी आपको सुनाते हैं। आप सोच रहे होंगे वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इस जूस बेचने वाले ने 5,000 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है।
चौंक गए ना? चौंक हम भी गए थे। कहानी शुरू होती है फरवरी 2023 से। सौरभ चंद्राकर, जो किसी जमाने में जूस बेचता था, उसकी यूएई के रास अल खैमा में शादी थी। शादी में महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। परिवार के मेंबर्स को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिया गया। नामचीन हस्तियां आईं। नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री समेत करीब 15-16 सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने के लिए यूएई पहुंचे। बस यहीं से ईडी के कान खड़े हो गए। पड़ताल शुरू हुई तो 3 नाम सामने आए। पहला, महादेव बैटिंग ऐप और इसको चलाने वाले 2 लोग, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। दोनों अभी यूएई में हैं, लेकिन भारत में उनके लोगों के ठिकानों पर धड़ाधड़ ईडी की छापेमारी जारी है। कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए महादेव बैटिंग ऐप बनाया गया था। कुछ ही दिनों में 50 लाख लोग इसके मेंबर बने। कारवां बढ़ता गया और सौरभ और रवि हजारों करोड़ के मालिक हो गए। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है? कैसे इस बैटिंग ऐप की शुरुआत हुई? ये हमने पूछा इस मामले को कवर कर रहे आज तक रेडियो रिपोर्टर अमित कुमार दुबे से। बेसिकली ये पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू होती है। वहाँ पे जो अभी 28 साल के हैं वो उसमें ये 2 कोरोना से पहले की कहानी है। उसमें जो भी सट्टेबाजी होती थी वो ऑफलाइन होती थी, लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो ऑनलाइन सट्टेबाजी होने लगी। और छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले सौरभ चंद्राकर ने सट्टेबाजी की आदत थी। वैसे तो वो जूस की दुकान चला रहे थे, तो जब वो कोविड आया, कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा, तो उसमें उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर एक ऐप बनाया जिसका नाम उन्होंने महादेव ऐप रखा। और बेसिकली वो सट्टेबाजी कर रहे थे, तो उनको पता था कि किस तरह से इस फील्ड में पैसे कमाए जाते हैं, और उसी का उन्होंने, लेकिन ऐप जो बनाया, ऐप कुछ अलग बनाया। उन्होंने ऐप का जो वैकेंड का एक्सेस होता वो अपने पास रखा। यानी जो भी उस ऐप के जरिए पैसे लगाता था, आखिर में जाके उनको हारना होता था। उस ऐप का बेसिकली यही पर्पज़ था। शुरुआत में आपको 2-3 बिडिंग तक आपको विनर घोषित करते थे और लास्ट में हार दिया जाता। तो हारता कब था कोई? जब बड़ा अमाउंट दाव पे लगता था। अमित, इस ऐप को डिजाइन कैसे किया गया और इसके जरिए ठगी कैसे की जाती थी, ये बताइए। जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है कि जब उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया तो शुरुआती 1 महीने में उन ऐप से 50 लाख लोग जुड़ गए थे। वो कोरोना के दौरान की ये आंकड़ा है। तो बेसिकली ये नया था। और ये जो इस तरह के जो ऐप थे, महादेव ऐप, इसमें उन्होंने केवल 500 रुपये एंट्री फीस रखा था। यानी कोई भी शुरुआत में अगर गेम खेलना चाहता है, सट्टेबाजी लगाना चाहता है, तो 500 रुपये से लगा सकते। 500 रुपये में जैसे ही कोई भी उस ऐप के जरिए लगाते थे सट्टेबाजी, उनको प्रॉफिट दिखा दिया जाता था, यानी उनको जीत घोषित उनकी कर दी जाती थी। फिर धीरे धीरे लोग मैक्सिमम 5,000 तक ले, लेकिन जब बड़ा अमाउंट कोई दांव पे लगाते थे तो फिर वो फंस जाते थे, यानी वो हार जाते थे। और वो सारा पैसा जो है अकाउंट 10,000 अकाउंट इसके दायरे में आए हैं, सेविंग अकाउंट्स, और उन पैसों को हवाले के जरिए, यहाँ से हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था। तो ईडी अब उसी की जांच कर रही है। अच्छा, इस केस में छापेमारी सबसे ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में हुई, तो अभी तक क्या निकल कर आया है? छापेमारी से बेसिकली 5,000 करोड़ का इसमें स्कैम का टोटल, तो वैसे उसने सौरभ चंद्राकर ने लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर इससे बनाया था। लेकिन इसमें कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, और मतलब बहुत बड़ा पैमाने पे ये चल रहा था। एक दिन में 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता था इस खेल के जरिए, सट्टेबाजी के जरिए। और भारत में सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि शुरुआत उसने चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ से की थी, भिलाई और रायपुर से, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें जो शिकार लोग हुए हैं वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। लेकिन उसके अलावा भी कह रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों में भी ईडी इसकी दबिश दे रही है, धीरे धीरे छापेमारी कर रही है, जहाँ से मामले आ रहे हैं। और ये अभी धीरे धीरे और इसका दायरा बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी चंद्राकर जो वो दुबई में है, तो ईडी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। और इसका इस बीच में बॉलीवुड का भी कनेक्शन निकला है, क्योंकि चंद्राकर की शादी फरवरी में हुई थी, और फरवरी में कह रहा है 200 करोड़ रुपए उसने कैश वहाँ पे बांटे लोगों में। तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार थे उनको वहाँ पे पैसा बुलाया गया, उनका परफॉर्मेंस हुआ और उनको केवल कैश में पेमेंट किया गया। तो ईडी इस चीज़ को देख रहा है कि केवल इसमें हवाला के जरिए ही ट्रांजैक्शन हो रहा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। आज हैदराबाद में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। हैदराबाद से 4,500 किलोमीटर दूर चीन के हांगझाऊ शहर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से हार गई है। लेकिन हांगझाऊ से इंडियन फैंस के लिए तो खुशखबरी आई है। भारत की झोली में 100 मेडल्स आना अब लगभग तय है।
अभी थोड़ी देर पहले इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया है। इससे पहले आज सुबह इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। कल फाइनल मैच खेला जाना है। तो एशियन गेम्स में भारत के आज के प्रदर्शन पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की आज तक .in के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विश्व मोहन मिश्रा से। तो हॉकी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा दिन रहा और भारत ने न सिर्फ मेंस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है बल्कि पेरिस ओलंपिक के लिए भी भारतीय टीम क्वालिफाई कर गई है। क्या आज का जो खेल रहा भारतीय टीम ने, सिर्फ आज का ही नहीं, पूरे एशियन गेम्स में जो इंडियन मेंस हॉकी टीम का दबदबा देखा, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हॉकी जो पुराने दिन को याद कराती है तो बहुत यादें सामने आती हैं। और बीच में जिस तरह से भारत का स्तर गिरा था और जिस तरह से पिछले ओलंपिक में भारत ने प्रदर्शन करके पदक पाया और उसी को आगे ले जाते हुए इंचियोन में इससे पहले 2014 में हमने गोल्ड जीता था और अब एक बार फिर यहाँ पर कमाल कर दिखाया है हांगझाऊ में, जहाँ पर भारत ने गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया और ओलंपिक का टिकट तो हासिल कर लिया। किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन खास करके मतलब रिमार्केबल रहा, काबिले तारीफ रहा इस तरह? हरमनप्रीत की कप्तानी देखिए यहाँ शानदार रही। मनप्रीत ने शानदार प्रदर्शन किया। साथ में मैं कहूँ तो एक तरह से सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार निखरता चला गया। अमित रोहिदास को देख लीजिए, तो गोल पर गोल जो आए हैं यहाँ पर भारत की तरफ से वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ और भारत को आने वाले दिनों में और निश्चित रूप से पेरिस ओलंपिक के लिए शुभ संकेत है। हॉकी में गोल्ड आ गया, अब उम्मीदें बढ़ गई हैं क्रिकेट से, क्योंकि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुँच गई है। बेहतर होता दर्शकों के लिहाज से अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता, बट पाकिस्तान को अफगानिस्तान की टीम ने पटखनी दे दी है। कितनी स्ट्रांग टीम है अफगानिस्तान के और कितने चांसेस हैं इंडिया के गोल्ड जीतने के कल? भारत का ये तो क्रिकेट का देश है और ये टीम अगर फाइनल में खेल रही है तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद और प्रदर्शन को भी साथ रखें तो कहीं से भी नहीं कम आंका जा सकता भारतीय टीम को। अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर किया, पाकिस्तान को बाहर कर दिया, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से खेलती है, उनका बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि भारतीय टीम कहीं से भी कम नहीं लगती है। हमारे रण बांकुरे वहाँ जो मौजूद हैं वो निश्चित रूप से अफगानिस्तान को पछाड़ करके भारत को एक और गोल्ड दिला देंगे। महिलाओं की तरह महिलाओं ने पहले ही कमाल कर दिया, पुरुष क्यों पीछे रहे, उनके लिए भी मुकाबला काफ़ी कड़ा है, लेकिन गोल्ड तो आना हमारे खाते में ये मान कर चल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर अपडेट देखें तो क्या खुशखबरी, क्या पॉजिटिव साइंस वहाँ से रहे और कौन से एथलीट्स थे जिन्होंने थोड़ा हमें निराश किया आज? निश्चित रूप से बजरंग पूनिया की बात हो रही थी, जो पिछले बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इस बार उनका जो प्रदर्शन रहा निश्चित रूप से पता नहीं कहां से वो निराशाजनक चीज़ें उनके दिमाग में आई और ईरान के पहलवान ने चित किया उन्हें और एक और मौका मिला था खाली हाथ नहीं आने के लिए, कांस्य पदक जीतने के लिए, लेकिन उस मैच में भी उन्हें निराशा हाथ लगी, यानी कि वो बिल्कुल बिना कुछ लिए खाली हाथ भारत लौटेंगे। तो ये निश्चित रूप से आज का और पूरे एशियन गेम्स में सबसे निराशाजनक पल आज ही आया जब हमारा यह चैंपियन पहलवान बिना किसी मेडल के भारत लौटेगा। पॉजिटिव्स की बात करें तो यहाँ देखिए एथलेटिक्स में भारत ने पिछली बार जो मेडल्स जीते थे उससे कहीं ज़्यादा, 20 से ज़्यादा मेडल्स इनके खाते में आए। शूटिंग में देखिए भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया और ऐसे भी खेल रहे हैं जहाँ पर भारत की उम्मीद नहीं थी पदक की, वहाँ भी पदक आए। और गोल्फ की बात करें तो वहाँ देखिए, वहाँ हम निश्चित रूप से अपने आप को पा रहे हैं कि भारत आने वाले दिनों में इन खेलों में भी शानदार प्रदर्शन करके ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए। ये उम्मीद के साथ ये एशियन गेम्स से हम विदा लेंगे। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन, बहुत शुक्रिया केशव आपका। तो एशियन गेम्स अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और 8 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा। और अब बारी भौचक की, आ गए हैं गर्वित। दुनिया में एक से बढ़कर एक चोर हुए हैं। ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं उन्होंने कि आप सुने तो चकरा जाएं। फिल्मों में आप देखते ही हैं कि कैसे चोर कोई कीमती हीरा म्यूजियम के अंदर से गायब कर देता है, वो भी सबकी आंखों के सामने। पर वो तो फिल्म है। आज हम आपको एक ऐसे डेरिंगबाज चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जमीन के अंदर से जाती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन को काटकर उसमें ऐसा बड़ा सा छेद बना दिया कि उस पाइप से गुजरते हुए पेट्रोल को वो आराम से निकाल लेता था। अब सोचिए, वो पाइपलाइन जिसका साइन बोर्ड भी रास्ते में लगा हो तो लोग घबरा कर किनारे से गुजरते हैं। ये भाई साहब जमीन खोदकर उस पाइपलाइन को काटकर उसमें से तेल निकाल रहे थे। कितने तेजस्वी लोग हैं अपने यहाँ, नहीं? जिन भाई साहब ने ये कारस्तानी अंजाम दी है उनका नाम है गोलू। दिल्ली के द्वारका में पोचनपुर गांव में रहते हैं।
दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर द्वारका के एम हर्षवर्धन ने मीडिया को बताया कि पाइप में ड्रिल करके 2 होल बनाए गए थे और उन होल पर प्लास्टिक की पाइप जोड़ दिए गए थे। इन पाइप के जरिए पास के घर में तेल को निकाला जा रहा था, जो वहां से 40 मीटर की दूरी पर है। 29 सितंबर को तेल कंपनी ने पुलिस से शिकायत की थी कि इस पाइपलाइन के कहीं से कटे होने का शक है, क्योंकि तेल की सप्लाई और खपत बराबर नहीं आ रही है और मशीन ये बता रही है कि पाइप कहीं से काटा गया है। पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की और जांच खत्म हुई द्वारका के इस गांव पोचनपुर में। गोलू जी के इस कारनामे को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, क्योंकि उनके पास से ड्रिल करने का सामान, पाइप और चुराया हुआ तेल भी बरामद हो गया। पुलिस के मुताबिक गोलू अब तक लाखों का तेल चुरा चुके हैं। फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने ये कारनामा और कहीं तो नहीं किया हुआ है। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया गर्वित आपका। और आज है शुक्रवार, तो आज तक रेडियो पर आएगा बल्ला बोल का नया एपिसोड। और हाँ, आज तक रेडियो का अपना व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है, तो प्लीज इसे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, यहां से पहुंचिएगा ठिकाने तक। बाकी हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं लिखिएगा radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड।